डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का दूसरा दिन। आज सुबह हुई पीएम मोदी और मलेशिया के पीएम के बीच अहम बैठक। रक्षा, व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर अहम बातचीत। बैठक में 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। कल से यूपी के बजट सत्र की शुरुआत। विधानसभा में 11 फरवरी को पेश होगा बजट सत्र के पहले आज एनडीए विधायक दल की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम 5:30 बजे लोक भवन में होगी एनडीए विधायक दल की बैठक। हरियाणा के सूरजकुंड मेले में झूले के टूटने से बड़ा हादसे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत। 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के समय झूले पर 26 लोग थे सवार। कोटा में निर्माणाधीन 2 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा। भरभराकर कर गिरी इमारत, 2 की मौत, 13 घायल, रेस्क्यू जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां पीएम मोदी का मलेशिया दौरा। आज पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का दूसरा दिन। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी और मलेशिया के पीएम के बीच अहम बैठक में 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुई। दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग, रक्षा, व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर अहम बातचीत। आपको बता दें, आज पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का दूसरा दिन है। अगस्त 2024 में दोनों देशों के रिश्तों का व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिलने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में शनिवार को पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को विकास के भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों के साथ हुए हालिया व्यापार समझौते इसी भरोसे की मिसाल है। वहीं रविवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच अहम बातचीत हुई। बैठक में भारत और मलेशिया के नेताओं के बीच जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण से लेकर व्यापार, रक्षा और व्यापक द्विपक्षीय सहयोग तक की कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बैठक में 6 समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर हुई। वहीं मोदी ने कहा कि भारत मलेशिया संबंध इम्पैक्ट यानी साझा बदलाव और विकास की दिशा में साझेदारी पर आधारित है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश एक दूसरे की सफलता को अपनी सफलता मानते हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी भारत को अहम व्यापारिक साझेदारी बताते हुए दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्ते को याद किया और मोदी को अपना मित्र बताया। मलेशिया की यात्रा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने मेरे प्रिय मित्र को वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द मलेशिया आऊंगा। और आज वर्ष 2026 की पहली विदेश यात्रा में मैं मलेशिया आया हूं। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां भारत और अमेरिका के बीच $500 अरब के व्यापार समझौते के लिए एक अंतरिम ढांचे पर सहमति बन गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को अमेरिका के साथ हुई इस डील पर सरकार का पक्ष रखा। भारत और अमेरिका के बीच $500 अरब के व्यापार समझौते के लिए एक अंतरिम ढांचे पर सहमति बन गई है।
यह समझौता न केवल दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक नया अध्याय है, बल्कि भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में पैठ बढ़ाने का एक बड़ा मौका भी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को अमेरिका के साथ हुई इस डील पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने की दिशा में यह समझौता अहम साबित होगा। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हुए एक भव्य दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की प्रशंसा की। द्विपक्षीय समझौते की चर्चा करते हुए गोयल ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित रही है। इस समझौते ने भारतीय नागरिकों, भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों के लिए अवसरों में वृद्धि होने की उम्मीद है। उन्होंने निर्यातकों, लघु व मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों के लिए संभावित लाभों पर प्रकाश डालते हुए गोयल ने समझौते को भारत की विकसित भारत 2047 की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया, जिसमें रोजगार सृजन, मजबूत व्यापार संबंध और नवाचार और निवेश के अवसरों पर जोर दिया गया है। कई ऐसी वस्तुएं जिन पर पहले 50% टैरिफ लगता था, अब शून्य शुल्क के साथ अमेरिकी बाजार में प्रवेश करेंगी। गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के कई कृषि उत्पाद भी शून्य शुल्क पर अमेरिकी बाजार में प्रवेश करेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि व्यापार समझौता किसानों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। रूसी तेल खरीद से जुड़े एक सवाल पर गोयल ने कहा कि इसका जवाब विदेश मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे यूपी बजट को लेकर। कल से यूपी का बजट सत्र यूपी विधानसभा में 11 फरवरी को पेश होगा। बजट का आकार करीब 9 लाख करोड़ रुपए की संभावना। बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना। सरकार का लक्ष्य विकास के साथ वित्तीय संतुलन बनाए रखना। विधानसभा बजट सत्र के पहले एनडीए विधायक दल की बैठक आज सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी। एनडीए के विधायकों की बैठक शाम 5:30 बजे लोक भवन में होगी। एनडीए विधायक दल की बैठक। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का बजट सत्र कल यानी 9 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा बजट सत्र के पहले आज एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है। शाम 5:30 बजे लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में एनडीए के विधायकों की बैठक होगी। प्रदेश सरकार की ओर से 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट का आकार इस बार करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का मुख्य ध्यान प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर होगा। खास तौर पर सड़क, पुल, शहरों के विकास और बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना है। पिछले वित्तीय वर्ष में यूपी का बजट करीब 8.08 लाख करोड़ रुपए था, जो उससे पहले के साल से 9.8% ज्यादा था। अब आने वाला बजट इससे भी बड़ा होगा और इसमें जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार युवाओं के रोजगार, किसानों की मदद और गरीब व जरूरतमंद वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए अच्छी खासी रकम रख सकती है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को और मजबूत करने की तैयारी है, ताकि हर नागरिक तक इसका लाभ सही तरीके से पहुंच सके। बजट में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी ध्यान रहेगा। वही अनुमान है कि कुल बजट का करीब 25% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, 15% शिक्षा, 12% कृषि, 8% स्वास्थ्य और 5% सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य विकास के साथ साथ वित्तीय संतुलन बनाए रखना भी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, आज एनडीए विधायक दल की बैठक है, इसको लेकर क्या जानकारी और क्या चर्चाएं होने की संभावनाएं हैं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का जो बजट सत्र है वो कल से प्रारंभ होने वाला है, तो इसको देखते हुए ये तमाम तैयारियां हैं। और आज न सिर्फ एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, बल्कि तमाम आज बैठकें होनी है। बजट सत्र से पहले आज विधानसभा में 2 बैठकें हैं। अब से थोड़ी देर बाद कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। किस तरह से कामकाज किया जाना है, किस तरह से सदन को चलाना है, इसको लेकर अहम बैठक होगी। साथ ही साथ दोपहर 12 बजे के आसपास तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें जो तमाम दल आएंगे, शामिल होंगे, उनके साथ ही मंत्रणा की जाएगी, उनके साथ ये बातचीत होगी कि किस तरह से आपसी सहयोग के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लड़ाई के सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये बैठकें होनी है। शाम को उसके बाद मुख्यमंत्री एनडीए विधायक दल की बैठक होगी।
जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी दल हैं वो मौजूद रहेंगे। तो ये आज बैठक होने वाली है और कल क्योंकि बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है विधानसभा के, तो ऐसे में कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे के करीब कैबिनेट की भी बैठक होगी, जिसमें जो बजट के तमाम प्रस्ताव होंगे उन पर चर्चा होगी, उन पर मुहर लगाई जाएगी। तो ये पूरी कार्य पद्धति रहने वाली है क्योंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से हमेशा हंगामा होता है, विपक्षी दल मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, तो इसमें सरकार की कोशिश ये है कि उनका सहयोग लिया जाए, विपक्षी दलों का। तमाम जो मुद्दे ऐसे हैं जिन पे बहस हो सकती है उन पर सहमति बनाई जाए, ये तमाम प्रयास किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें यूपी विधानसभा में 11 फरवरी को बजट पेश होगा, जिसको लेकर आज शाम 5:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार रात अपने पैतृक गांव पंचूर में रात्रि विश्राम किया। शनिवार सुबह गांव की गलियों में निकलते ही मुख्यमंत्री का मानवीय और सहज रूप देखने को मिला। उन्होंने गांव के बुजुर्गों का हालचाल जाना और बच्चों के साथ आत्मीय संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी का बाल प्रेम साफ नजर आया। उन्होंने बच्चों को दुलार किया, उनसे बातें की और चॉकलेट भी बांटी। एक बच्चे को गोद में लेकर खिलाते हुए मुख्यमंत्री भावुक हुई दिखाई दिए। वहीं बच्चों ने भी बेझिझक उनसे बातचीत की। गांव में प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने परिजनों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। उनकी सादगी, विनम्रता और अपनापन देखकर ग्रामीण भाव विभोर नजर आए। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों और पुराने परिचितों से मुलाकात की और बच्चों पर स्नेह लुटाना जारी रखा। गांव के लोगों ने इस यादगार पल को कैमरे में कैद करते हुए मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। गांव भ्रमण के दौरान एक मासूम द्वारा फूल भेंट करने पर मुख्यमंत्री ने उसे खाने का सामान दिया। जब बच्चे ने यह सामान अपने दादा को दे दिया तो मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए बोले, हम भी तेरे दादा लगते हैं। इस आत्मीय संवाद ने माहौल को और भावुक बना दिया। वहीं सीएम योगी ने ग्रामीणों को गांव में रहकर खेती बाड़ी को बढ़ावा देने और ग्रामीण जीवन से जुड़े रहने के लिए भी प्रेरित किया। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आज अंकिता के लिए महापंचायत, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए विपक्ष का महापंचायत। आज देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत। कांग्रेस ने सीबीआई जांच को बताया ढकोसला। आपको बता दें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आज देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन हो रहा है, जिसे इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस महापंचायत की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है। हालांकि भाजपा ने इस महापंचायत को विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा बताया है। भाजपा के विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और उनकी संतुष्टि के कारण ही सीबीआई जांच संभव हो पाई है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सीबीआई जांच सरकार प्रायोजित कर रही है और वे उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। फिलहाल सीबीआई वीआईपी के पहलू की जांच कर रही है और यह मुद्दा 2027 विधानसभा चुनाव में अहम माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, कल कुलदीप सेंगर पर सुनवाई। कल कुलदीप सेंगर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कुलदीप सेंगर याचिका पर 9 फरवरी को सुनवाई होगी। कुलदीप सिंह सेंगर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर 9 फरवरी को सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सेंगर के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। सेंगर को उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया गया है और वह वर्तमान में जेल में सजा काट रहे हैं। उन्हें नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास और पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत पर रोक लगा दी थी। अब पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सलमान खान शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। आरएसएस ने अपने 100वां साल के मौके पर संघ यात्रा के 100 साल नए क्षितिज थीम पर 2 दिन की लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज की। इस मौके पर सलमान कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम में पहुंचे। इस खास मौके पर दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी और पूनम ढिल्लों भी शामिल हुए। आरएसएस के फेसबुक पेज के मुताबिक यह कार्यक्रम संगठन की जर्नी और समाज में उसकी भूमिका पर विचार करने का एक प्रयास है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सलमान की जबरदस्त लोकप्रियता के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि कॉलेज के छात्र उन्हें कॉपी करते हैं, भले ही उन्हें इसका कारण पता ना हो। इसका मतलब है कि समाज में अच्छे मूल्य फैशन बनने चाहिए। आपको बता दें, सलमान खान शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। आरएसएस ने अपने 100वां साल के मौके पर संघ यात्रा के 100 साल नए क्षितिज थीम पर 2 दिन की लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज की। वहीं इस मौके पर सलमान कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम में पहुंचे। इस खास मौके पर दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी और पूनम ढिल्लों भी शामिल हुई। आरएसएस के फेसबुक पेज के मुताबिक यह कार्यक्रम संगठन की जर्नी और समाज में उसकी भूमिका पर विचार करने का एक प्रयास है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सलमान की जबरदस्त लोकप्रियता के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि कॉलेज के छात्र उन्हें कॉपी करते हैं, भले ही उन्हें इसका कारण पता ना हो। इसका मतलब है कि समाज में अच्छे मूल्य फैशन बनने चाहिए। आपको बता दें, आरएसएस द्वारा कार्यक्रम संगठन आयोजन किया गया, जिसका मतलब है जर्नी और समाज में उसकी भूमिका पर विचार करने का प्रयास। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सलमान की जबरदस्त लोकप्रियता के बारे में बात की। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा। सूरजकुंड मेले में झूला के टूटने से बड़ा हादसे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत। लोगों को बचाने के दौरान इंस्पेक्टर की मौत, 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के समय झूले पर 26 लोग थे सवार। आपको बता दें, फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले के दौरान झूला के टूटने से बड़ा हादसा हुआ। झूला टूटते ही अफरा तफरी मच गई और मौके पर मौजूद 1 दर्जन लोग घायल हो गए। एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। कुल 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। हादसे के समय झूले पर 26 लोग सवार थे। वहीं मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की बचाव के दौरान मौत हो गई। डीसी आयुष सिंह ने बताया कि हादसे में कुल 12 लोग घायल हुए, जिनमें से 1 की मौत हुई है। यह हादसा शाम के करीब 6:15 के करीब हुआ। डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि यह बेहद दुखद दुर्घटना है। पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद को जब अस्पताल लाया गया, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जब झूला थोड़ा टूटा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान झूले का एक हिस्सा उनके चेहरे और सिर से टकरा जाता है, जिससे उनकी मौत हो गई। हरियाणा के पर्यटन मंत्री हरविंद शर्मा फरीदाबाद पहुंचकर मृतक और घायलों के परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, साथ ही हर संभव मदद सरकार की ओर से किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कोटा में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी। स्टूडेंट समेत 2 की मौत, 13 घायल बोले खाना खाते समय मारा ढही। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। आपको बता दें, राजस्थान के कोटा में शनिवार रात करीब 9 बजे एक 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। मलबे में स्टूडेंट समेत कई लोग दब गए। हादसे में कोचिंग स्टूडेंट समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 5 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। तलवंडी में इमारत गिरने की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालात ये थे कि मलबे में दबे लोग चीख रहे थे, हमें बचा लो। किसी का हाथ बाहर दिख रहा था तो किसी का पैर। एसडीआरएफ की टीम देर रात तक मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी रही। रेस्क्यू के दौरान बचाव दल का एक कर्मचारी भी घायल हो गया। मृतक कोचिंग स्टूडेंट की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी आर्यन 20 वर्षीय के रूप में हुई है। जिला कलेक्टर पीयूष समरिया के अनुसार तलवंडी इलाके में इस बिल्डिंग के अंदर एक रेस्टोरेंट चल रहा था।
घटना के समय कुछ ग्राहक और रेस्टोरेंट में काम करने वाले 12 से 15 कर्मचारी मौजूद थे। इस बिल्डिंग के पीछे की बिल्डिंग में कई दिनों से काम चल रहा है। डेली ड्रिल मशीन, हैमर चलते हैं, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग में वाइब्रेशन हो रहा था। आपको बता दें, राजस्थान के कोटा में शनिवार रात 9 बजे 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गई और इस मलबे में स्टूडेंट समेत कई लोग दब गए हैं। वहीं हादसे में कोचिंग स्टूडेंट समेत 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वहीं 5 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। तलवंडी में इमारत गिरने की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालात ये थे कि मलबे में दबे लोग चीख रहे थे, हमें बचा लो। वहीं किसी का हाथ बाहर दिख रहा था तो किसी का पैर। वहीं एसडीआरएफ की टीम देर रात तक मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी रही। रेस्क्यू के दौरान बचाव दल का एक कर्मचारी भी घायल हो गया। मृतक कोचिंग स्टूडेंट की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी आर्यन 20 वर्षीय के रूप में हुई है। जिला कलेक्टर पीयूष समरिया के अनुसार तलवंडी इलाके में इस बिल्डिंग के अंदर एक रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।